हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब प्रैक्टिस सेशन भी लगा रहे होगे। आज है प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। 4 प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, उसमें आई होप आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन लगाना भी आपको पता है ना कैसे लगाना है, कि जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो और अपने आप एक बार अटैम्प्ट करो, क्या आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, है ना। अब तो आपको चेक करना है ना कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितने मार्क्स आप ले सकते हो बोर्ड में, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे, इनको लगाना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है। एपी की फर्स्ट टर्म है 7, nth टर्म दी हुई है 84। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का सम भी दिया हुआ है। n की वैल्यू बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है हमें। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई एस एन का? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n-1 t। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू दी हुई है 2093 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू 7, ए की वैल्यू 7 प्लस n हमें फाइंड करना है -1। डी भी हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालें? तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन इज इक्वल टू 84, तो a प्लस n-1 d, इसको हम लिख सकते हैं 84। तो a की वैल्यू 7 प्लस n-1 d इज इक्वल टू 84। तो n-1 d की वैल्यू क्या आ गई? 77। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2093 डिवाइडेड बाई 2, एक्चुअली इसको हटा दो यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। n 14 प्लस 77, तो 14 प्लस 77 कितना हो गया? 91। तो n इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाई 91। तो अब ये किस पे कटेगा, है ना, किस पे ये डिवाइड हो जाएगा? 7 पे। 7 पे 7 13 2 99, ये हो गया। अब 13 पे ही जाएगा ये, ठीक है। तो 13 2 और 3, ठीक है 23। तो ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका आंसर। 23 नंबर ऑफ टर्म्स होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 23, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, देखो कैलकुलेशन भी थोड़ी थी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, और 2 से 3 मिनट भी आपको लग सकते हैं, है ना, आराम से करोगे आप पेपर में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना, इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p एंड q। पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p की वैल्यू 18 a स्क्वेयर b की पावर 4 एंड q की वैल्यू 20 a क्यूब b स्क्वेयर। ए और b भी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? p है हमारा 18 a स्क्वेयर b की पावर 4 और q है 20 a क्यूब b स्क्वेयर। इसके प्राइम फैक्टराइज करो इसको, है ना। इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे 18 का, तो 2 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 टू द 8, 8 पे तो नहीं जाएगा ये। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, तो a स्क्वेयर रह जाएगा और b की पावर 4। 20 का करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू a क्यूब b स्क्वेयर। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है? कॉमन पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की
हाईएस्ट पावर इनटू अनकॉमन जो कॉमन नहीं है। तो कॉमन कौन कौन से हैं? टू, यहाँ पे ये क्या है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2। और क्या कॉमन है? ए क्यूब, b की पावर 4, ये हमारे कॉमन हो गए। और जो अनकॉमन रह गए 3 की पावर 2 और ये 5, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो इनको क्लब करेंगे, ए क्यूब b4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 180। तो हमारा तो आंसर क्या आया? 180 ए क्यूब b की पावर 4। तो ऐसा ऑप्शन ये भी नहीं है, 180 ए स्क्वेयर, 180 ए क्यूब b की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्या लगेगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो एलसीएम निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। अगेन 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। और देखो 1 नंबर में भी कैसे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ओके, अगेन 1 नंबर में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाइज को रोल किया गया है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही लिखो, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 डाइस रोल किए हैं तो 1,1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे ही करते करते 3 1, 3 2। तो इन सब चीज़ों को ना आपको लिखना होता है, ठीक है। और इसके लिखे बिना तो आप निकाल भी नहीं पाओगे। हमें नहीं पता आगे करना क्या है। तो सबसे पहले हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यही दिक्कत आती है कि वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं निकाल पाते। वो यही नहीं सोच पाते कि होगा क्या। ये डाइस वाला तो सबको आता है, ठीक है। और स्पेस का प्रॉब्लम रहेगी। 1 मिनट, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी देखो, लिखना तो आपको भी पड़ेगा, है ना। टाइम तो लगता है ना बेटा, टाइम तो देखो जाएगा इसमें। तो यहीं पे हमारा क्या मैटर करता है? टाइम मैनेजमेंट हमारी मैटर करती है। चलो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 2 3 और 5, कि हमारा इनसे सम ऑफ नंबर्स कितना आ जाए, या तो 2 आ जाए, या 3 बने, या 5 बने। तो इन डाइस का जो आउटकम्स आए हैं, तो 2, इससे 2 बनेगा, इससे 3 बनेगा, इधर 5 बनेगा, है ना। इधर 3 बन जाएगा आपका, इधर 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, इधर 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये भी क्या बनेगा? 5 बनेगा। इसके अलावा देखो 2 तो और कहीं बन ही नहीं सकता, है ना। 2 तो और कहीं बन नहीं सकता, 3 भी कहीं और नहीं बनेगा, 5 भी अब तो कहीं नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे यही हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? अब प्रोबेबिलिटी का ना आपको फॉर्मूला लिखना है पहले तो, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको लग रहा होगा सर आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? टाइम तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, आपको भी तो लगाना है, आपको भी तो क्वेश्चन करने हैं, और इन सब के नंबर काउंट होते हैं। अब ये तो चलो 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो लिख के आना ही है इसमें भी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखे बगैर डायरेक्ट, अच्छा ये तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, बट अगर 1 नंबर का वैसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसमें भी आप, है ना, फॉर्मूला लिख के आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
सीधा ही 3 नंबर का है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए के पॉइंट्स -1, -1, बी के पॉइंट्स -1, 6, सी के पॉइंट्स हैं 3, 6 और डी के पॉइंट्स हैं 3, -1। ठीक है, अब ये आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी। पी मिड पॉइंट है ए बी का, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट हो गए। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, पी क्यू आर एस को भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो इसको भी ज्वाइन करो, पी क्यू आर एस। अब ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अब ये हमें शो करना है। अब अगर इसके डायगोनल्स हम बनाएं तो इसके डायगोनल क्या होंगे, पी आर और क्यू एस, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। अब ये बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इस वाले ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, और पी आर ने इसको 2 पार्ट में क्या करा है, डिवाइड करा है। अब डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, इक्वल डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट, ठीक है, अगर अभी क्यू एस की बात करें तो ये जो पॉइंट होगा, डिवाइड तो जब होगा ना, ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, ये जो एम पॉइंट है ये क्यू एस का क्या हो, मिड पॉइंट हो, ये क्यू एस का क्या हो, मिड पॉइंट हो। और अगर पी आर डिवाइड करना है तो पी आर पे भी जब ये क्यू एस ऐसे आएगा, यहाँ पे ये पी आर है, तो अगेन पी आर पे जब क्यू एस कट करेगा तो ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए एम पॉइंट, ये पी आर का भी मिड पॉइंट होना चाहिए, ये पी आर का भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी तो इक्वल पार्ट में क्या होगा, ये डिवाइड होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ के आपको करना क्या है यहाँ पे कि भैया अगर इसको आप प्रूव कर देते हो कि ये मिड पॉइंट है, पी आर का मिड पॉइंट निकाल लो वो आएगा, क्यू आर का मिड पॉइंट निकाल लो वो भी आएगा। अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ गए, कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों का ही मिड पॉइंट होगा, है तो एक ही पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट इधर से निकालो, चाहे पी आर से निकालो, चाहे क्यू एस से निकालो, आने तो सेम चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेट में देखोगे तो आने तो इसके पॉइंट सेम चाहिए। तो बाइसेक्ट कैसे करेगा, ये बाइसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो समझ आ गया आपको कैसे करेगा कि पी आर का भी ये क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, क्यू एस का भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। अब है एक ही पॉइंट है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए तो हमें क्या चाहिए भैया, मिड पॉइंट चाहिए। बाइसेक्ट करने के लिए ये क्या होगा, इसको क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। अब मिड पॉइंट से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्यू एस से भी और पी आर से भी, अगर वो सेम आ गए, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है, सेम आ गए तो बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब इसको करते हैं। हमें तो पहले तो पी क्यू आर एस के ही हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दिया ही नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए ही नहीं हुए पी क्यू आर एस के। तो चलो मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेता हूँ पहले, ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े। ए के कोऑर्डिनेट्स थे -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स थे -1, 6, सी के कोऑर्डिनेट 3, 6, 3, -1, सी के 3, 6 और डी के 3, -1। तो इन दोनों का था P Q, सी डी पे R और A और D पे क्या बचा फिर S, है ना। तो निकालते हैं, चलो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P,
पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ये यहाँ से b का -1 कोमा नहीं आएगा, +6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -1, 5/2। पी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 1,6। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 3,5/2। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस ए और डी के साथ था -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 1, -1। तो हमें पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट आ गए तो हमें मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, पी आर और क्यू एस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या बनेगा, पी के कोऑर्डिनेट्स -1, 5/2, 3, 5/2, -1 3 और वो 5/2। तो मिड पॉइंट ऑफ पी अप -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 + 5/2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आया, 1, 5/2। और मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस 161 - 1, 161 - 1, 161 - 1 है ना, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी कितना आ गया, 1, 5/2। तो देखो मिड पॉइंट ये क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो एक ही पॉइंट है, तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सिंस, ऐसे ही लिखेंगे इसके, सिंस मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो 3 नंबर में देखो कितनी कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लिखना कितना ज़्यादा पड़ा आपको, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आप सबके क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80, 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ in each room same number of teachers are seated and all of them are of same subject। तो भैया कोई वर्कशॉप में, ठीक है, हमारे पास फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश के टीचर्स हैं जो 48, 80 और 144 हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। मीन्स ऐसे कोई वर्कशॉप है, अब इसमें कितने रूम्स आपको बनाओ कि आपके ये सारे टीचर्स क्या हो जाएं, इसमें आ जाएं, और हर एक रूम में इक्वल टीचर आने चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक रूम में आपके टीचर्स क्या हों, सेम नंबर ऑफ टीचर्स हों और वो सेम ही सब्जेक्ट के हों, है ना। तो हमें निकालना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अब रूम्स मिनिमम कैसे होंगे, रूम्स तो जब मिनिमम होंगे जब एक रूम में मैक्सिमम टीचर बैठेंगे, है ना। तो हमें ये तो रूम्स मिनिमम कब होंगे, जब हर एक रूम में
मैक्सिमम टीचर्स बैठ सकते हैं, और वो भी सेम सब्जेक्ट के। अगर एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आएंगे तभी तो हमारे रूम क्या हो पाएंगे, कम हो पाएंगे। तो हम पहले ये तो कैलकुलेट कर लें कि कितने सब्जेक्ट के मैक्सिमम टीचर कितने आ सकते हैं, है ना। एक रूम में मैक्सिमम टीचर सेम सब्जेक्ट के कितने आ सकते हैं, तो सेम सब्जेक्ट के चाहिए, तो इसमें से HCF यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तो तभी मिलेंगे जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए एक रूम में आ जाए। तो HCF लेना पड़ेगा 48, 80 एंड 144 का। तो 48 को करेंगे 2 इंटू 2 4, 8 और 16 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3, 80, 16 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 5 और 144, 144 के क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे इन तीनों का HCF क्या आएगा 2 की पावर 4 विच इज़ 16। तो मतलब हमारे एक रूम में मैक्सिमम 16 टीचर्स बैठ सकते हैं, वो सेम सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दें, हम एक लाइन लिखनी पड़ेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स can be seated in a room is equal to 16। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, डिवाइडेड बाय 16, नंबर ऑफ टीचर्स इन वन रूम। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो गए 48 प्लस 80 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना हो गया 8 और 4 12 और ये 272 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे करें, 272 डिवाइडेड बाय 16, 2 8 136 4 6 और 68 234 और ये आ गया 17। तो 17 नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड। तो इनको एकोमोडेट करने के लिए हमें 17 रूम्स चाहिए कम से कम। ठीक है, तो 17 रूम आपके लगेंगे। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, HCF LCM का आया हुआ है, और इसी में HCF LCM का हमने एक पहले भी किया है, 1 नंबर में LCM सोल्व किया था, है ना। तो देखो 4 नंबर का तो ये चैप्टर ये आया ही हुआ है, 6 नंबर का आता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियाई ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो कोई राइट सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर ही होगा आपके सिलेबस में। तो इसकी आउटर रेडियस और इनर रेडियस की डिफरेंस दे रखी है। लेट द आउटर रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं, इनर रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, तो दिया क्या हुआ है r माइनस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी है सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन मेकिंग सिलेंडर, वॉल्यूम भी दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 176 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द आउटर रेडियाई एंड इनर रेडियाई। तो ठीक है, वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई
आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। तो ये गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू 176 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 14 244। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 44। तो ये तो सीधा इससे कैंसिल हो रहा है 4 पे। तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या आ गया 4, और a प्लस बी, इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और r माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1, तो r प्लस आर भी कितना आ गया 4 आ गया। r माइनस आर क्या है 1 है, तो यहाँ से 2r इज इक्वल टू 5। तो आउटर रेडियस कितनी आ गई 5/2 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी आ जाएगी 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो 4 माइनस 5/2 करोगे कितना आ जाएगा 3/2। तो ये लो, ये अभी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। अब 3 नंबर में देखो आसान क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। 1 नंबर में लेंथी क्वेश्चन भी आया हुआ है, 3 नंबर में छोटा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आता है पेपर, मिक्स आता है, घबराने की जरूरत नहीं होती अगर आपने किया हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर पे कोई ये टावर है, इस पे 6 मीटर का हमने पोल लगा दिया है। The angle of elevation of top of a pole observed from a point P on the ground is 60 डिग्री। टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप का, ये रहा पोल के टॉप, तो कहीं से एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री। पॉइंट P, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ये हो गया हमारा 45, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर को हम h मान लेते हैं, डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर्स। इसके नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को A, ये B और ये C। तो इन ट्राइंगल PBC यहाँ पे 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री, तो H और X में आपका रिलेशन आ जाएगा, है ना। इन ट्राइंगल PCB tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन PC। BC है H, PC है X, तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन X। तो यहाँ से H इज इक्वल टू X। एक ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, PAC। PAC में tan 60 AC अपॉन PC, tan 60 इन ट्राइंगल PCA, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन PC, और AC की वैल्यू होगी H + 6 अपॉन X। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू H + 6 अपॉन X। तो √3x इज इक्वल टू H + 6। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं H + 6 इज इक्वल टू √3। x की जगह हम क्या लिख लेते हैं H फ्रॉम 1,
हाइट निकाल लेते हैं। तो 6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। तो यहाँ से h कॉमन आया तो √3 माइनस 1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। 6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू √3 प्लस 1। और इन्होंने √3 की वैल्यू दी हुई है कि √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है ना, 1.73 पुट करनी है। तो h की वैल्यू क्या आई, 3 इंटू 1.73 प्लस 1, मतलब 3 इंटू 2.73। 3 इंटू 2.73 कितना हुआ, 3 3 9, 1.3 2 6 और 2 8। तो हाइट इतनी आ गई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 8.19। तो टावर की हाइट भी 8.19 आ गई और पॉइंट P का डिस्टेंस भी टावर से कितना आ गया, 8.19। अब देखो 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान था, है ना। तो ऐसे ही है बेटा, मिक्स आता है सब कुछ पेपर, टेंशन नहीं लेनी। आपकी तैयारी आपकी बताएगी कि आपको कितना आता है कितना नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस में दिया हुआ है 5 नंबर का, 2 और 2 4, 2 3 4, 4 नंबर की केस स्टडी आपकी है, क्योंकि एक तो चॉइस है हमारी, है ना। तो बैकयार्ड है इन द शेप ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल है यहाँ पे B। AB की वैल्यू 7, BC की वैल्यू 15। अ सर्कुलर पिट was dug inside it such that it touches the wall AC BC। AP की वैल्यू दी हुई है x, तो AP क्या है हमारा x है। इसी डायग्राम में कर लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया, x हो गया, और ये कितना हो गया। चलो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ओहो, ये इस साइड पेन चलने में दिक्कत हो रही है। ये फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, कर दी। चलो नेमिंग कर लेते हैं, AR BC PO, ये R है और ये है Q। ये टोटल है 15 मीटर और ये टोटल है 7, और ये है x। ये x गिवन है ना, तो अगर ये हमारे पास x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। अगर AP इज इक्वल टू AR, रीजन लिख दोगे आप, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये x हो गया तो ये कितनी हो गई, 7 माइनस एक्स। तो फिर ये भी कितना हो गया, 7 माइनस एक्स। ये कितना बचेगा, 8 प्लस एक्स, और फिर ये भी कितना बचेगा, 8 प्लस एक्स। तो ये रीज़न किस किस के लिए लिखा जाएगा, BR इज इक्वल टू BQ एंड CP इज इक्वल टू CQ। तो इन तीनों के लिए ये रीज़न हमारा लिख दिया कि ये क्यों इक्वल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इतना तो हमने काम कर लिया। फाइंड द लेंथ AR इन टर्म्स ऑफ x। AR x की टर्म में निकालनी है, तो ये तो हो गया, ये तो कितना आएगा, x मीटर्स ही आएगा। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BOQR। अच्छा, हमें ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी कि यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है, यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है। तो ऐसा क्वेश्चन तो कल भी किया है हमने, है ना। यहाँ पे ये डालोगे तो ये भी क्या आएगा, आप राइट एंगल आएगा। इसका रीज़न टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ पे डालोगे ये भी राइट एंगल आएगा। तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका रीज़न डालोगे कि एंगल R 90 डिग्री होगा और एंगल Q भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस।
टेंजेंट्स रेडियस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल आर 90 डिग्री हो गया, एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 90 डिग्री गिवन ही है, और एंगल ओ भी क्या हो गया, 90 डिग्री होगा। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये जो बनेगा बी ओ क्यू आर इज द स्क्वायर। बी ओ क्यू आर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये भी 1 नंबर का ही था। डायरेक्ट आपको इसीलिए कहा था ये वाली ना आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ जाए तो बीच में आप रेडियस ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। कल वाला जो प्रैक्टिस सेशन था, मतलब इससे लास्ट जो हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेशन था, उसमें भी हमने ये चीज़ की थी, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो फाइंड द लेंथ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो 8 + x आई हुई है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, तो पहला था हमारा पी सी इन टर्म्स ऑफ x। पी सी इन टर्म्स ऑफ x कितना आ गया, 8 + x। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू दो साइड्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, ये 7 ये 15, तो ये पूरी कितनी है, 8 + 2x। ये पूरी कितनी होगी, 8 + 2x। तो AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 8 + 2x का स्क्वायर, AB कितना है यहाँ पे 7, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 49 + 225। इसको सोल्व करना पड़ेगा। 8 + 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49 + 225 274। तो 8 + 2x √ 274 के तो √ बनेगा भी नहीं, 137, तो 137 का तो होएगा ही नहीं, 137 किसी पे डिवाइड ही नहीं होएगा। तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेट ही लेना पड़ेगा। तो 8 + 2x है ना, अप्रोक्सीमेट ये कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर देखो 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो लगभग हम 16.5 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 16.5। देखो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर तो आपको निकलेगा नहीं, और 137 के अब आप कैसे निकालोगे, वो इतना लंबा बहुत जाएगा, तो उसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को आता भी नहीं होगा। तो 2x कितना आ गया यहाँ से, 16.5 - -8, तो 2x = 8.5, x = 4.25। तो x की वैल्यू आ गई 4.25 मीटर्स। अच्छा, इसका ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन था फाइंड x, तो चलो x तो हमने निकाल दिया। एंड फाइंड्स द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर कोई बच्चा चॉइस वाला करना चाहे तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है, देखो 7x = रेडियस, ये स्क्वायर है तो 7 - x = r, रेडियस हुई। तो ये और वाला पार्ट है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 - x, 7 - 4.25, तो ये कितना आएगा, अबाउट 2.75 के आसपास आ जाएगा, ये 2.75। ठीक है, तो ये रेडियस भी निकल गई। अगर कोई बच्चा चॉइस वाला करना चाहता है 2 नंबर में, फाइंड x एंड हेंस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल r, तो ये आपकी सर्कल की रेडियस भी निकल गई है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये प्रीवियस ईयर के थे 2024 के, और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने नंबर बने, एक बार चेक कर लेना और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। और तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो।